तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले बता दूं कि इसी फील्ड में जो हम लोग क्राइम स्टोरीज सुनाते हैं, इस फील्ड में एक नाम है सावेद सफ़र। इनका एक चैनल था, चैनल पे ये क्राइम स्टोरी सुनाते थे। आवाज़ अच्छी थी, अंदाज अच्छा था, सारी चीज़ें ठीक, मिलियंस में इनकी व्यूज़ आते थे, यानी अच्छा खासा नाम था इनका क्राइम स्टोरीज़ में। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि लगभग 1 सालों तक इन्होंने उस चैनल पे काम किया, लेकिन फिर अचानक से यूट्यूब की नज़र में क्या खटका कि उस चैनल को ही जो यूट्यूब है उसने टर्मिनेट कर दिया, उसके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया, यानी अब उससे इनका कुछ होने वाला नहीं था। उसकी रीच डाउन कर दी, उसकी व्यूज़ एकदम से डाउन, अब सर्च करने पे भी नहीं आता। अब एक शख्स जो 1 सालों से यूट्यूब पे अपने करियर की तरह काम कर रहा हो, मेहनत कर रहा हो, जिससे उसे शोहरत मिली, जिससे उसे पैसा मिला, रुतबा मिला, मिलियंस में व्यूज़ गए, अचानक से उसका चैनल इस तरह से। तो उन्होंने फिर अब एक नया चैनल बनाया है जिसका नाम है ट्रू क्राइम सफ़र। हालांकि अभी शायद इनके जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन तक ये चैनल पहुंचा नहीं, इसीलिए उन्होंने इस चैनल को अभी तक देखा नहीं। लेकिन मैंने खुद जब इनकी कहानियाँ सुनी तो इनकी आवाज़ में खुद एक कशिश है, यानी इतनी मीठी आवाज़, इतनी मधुर आवाज़, ऐसा सुनिए तो लगता है कि बस ये सुनाते रहें, और शायद एक गलत फील्ड में है, ये भी लगता है बीच बीच में। तो इनके चैनल का नाम है ट्रू क्राइम सफ़र। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नाम आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग ज़रूर जाइए, इनके चैनल को चेक कीजिए, इनकी कहानियों को सुनिए। क्योंकि अगर कोई मुसीबत में है, आज उसके चैनल के साथ कुछ हादसा हुआ है, तो हम आपको एक बार खड़ा होना पड़ेगा उनके साथ ही अगर उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगा, लेकिन अगर आपको भी लगे तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो रोज़ सुनिए, लेकिन एक बार जाइएगा ज़रूर ट्रू क्राइम सफ़र। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, इस कहानी के आगे पीछे ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि अब हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर मात्र बचा है, मात्र इसलिए लगाया चूँकि पहले हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा देश था उसमें नारियों का बड़ा सम्मान होता था। अगर किसी के साथ मान लीजिए किसी का अनैतिक संबंध भी था तो उस संबंध को बड़ा छुप छुपा के रखा जाता था कि 4 लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। ये चीज़ मेरे बचपन तक भी थी, लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें इतनी ओपन हो गई हैं, और उसमें चलिए एक के साथ संबंध है तो ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जो पुरुष प्रधान समाज है उसमें अगर कोई लड़का है, कोई पुरुष है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है तो मामला नॉर्मल है, 2 हैं तो थोड़ा सा अच्छा है, 3-4 हैं तो उसकी गिनती तब प्ले बॉय में होने लगती है, और कहीं ये आंकड़ा इससे ज़्यादा बढ़ गया तो बाकी जो जूनियर है फिर इस आदमी को अपना आइडल मान के फिर इससे टिप्स लेने आते हैं कि भैया आपने इतनी गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, हमें भी कुछ बता दीजिए, हम भी बनाना चाहते हैं। यानी आज के टाइम में एक लड़का जितनी ज़्यादा लड़कियों का शोषण कर रहा, जितने ज़्यादा लड़कियों से उसका संबंध है, अपने आप में उतनी ही उसकी मकबूलियत है, उतना ही उसका हो रहा है। अच्छा, इस चीज़ में लड़कियों का भी कम योगदान नहीं है, लड़कियाँ भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। और आज की कहानी एक ऐसे ही लड़की के ऊपर है जो शायद उससे घमंड था कि मैं जिस लड़की को देखता हूँ, जिससे बात कर लेता हूँ, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा, चाहे कुंवारी, महिला, बूढ़ी, ऐसा कोई है ही नहीं जिससे मैं बात करूँ और मेरे प्यार के जाल में फंसे ना। इसी घमंड के चक्कर में उसने न जाने कितने ऐसे अनैतिक संबंधों को बनाए, और अंत में ऐसे ही एक संबंध में उसका कत्ल हो गया। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं, और इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के महानगर से। दरअसल बात है 5 मई साल 2023, यानी इसी साल के मई महीने की। 5 मई साल 2023 को लखनऊ पुलिस के पास एक पीसीआर कॉल आती है, और ये कॉल होती है कुकरेला बांध से। कॉल करने वाला बताता है कि साहब इसी बांध के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। अब जैसे ही ये पीसीआर कॉल आई, फ़ौरन फिर पूछा गया कि कौन सा थाना लगेगा, तो फिर पता चला कि महानगर थाना। तो फिर महानगर थाने में वहाँ से फ़ोन गया। अब महानगर थाने को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब जाइए। थाने के जो इंस्पेक्टर साहब थे, प्रशांत मिश्रा, मौके पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वहां से सबको हटाते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद जिस उम्मीद में आए थे जो इंस्पेक्टर साहब थे कि चलो एक लाश है उसको लेके आएंगे, पोस्टमार्टम होगा, मर्डर मिस्टेक सुलझाएंगे, जो कातिल होगा पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो प्रशांत मिश्रा इंस्पेक्टर थे वो वास्तव में चौंक चुके थे, क्योंकि उन्होंने न जाने कितनी लाशें देखी, न जाने कितने कत्ल के मामले देखे, लेकिन इस लाश का जो कत्ल करने का तरीका था, यानी इस आदमी को जिस तरह से मारा गया था, वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला। दरअसल इस आदमी की प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर दिया गया था,
प्राइवेट पार्ट अलग पड़ा हुआ था। साथ ही सर के एक हिस्से को कुचला गया था, दूसरा हिस्सा बेहद सुरक्षित था। चाकुओं से न जाने कितने वार किए गए थे। यानी देखते ही लग रहा था कि जिसने भी मारा उसने बड़ी खुन्नस और बड़ी रंजिश में मारा है। ये नॉर्मल कत्ल नहीं हो सकता, ये कत्ल बड़े गुस्से में किया गया है। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को लगी कि ये कत्ल बड़े गुस्से में किया गया है, तो इसमें भी अब दो कैटेगरी हैं। अगर मान लीजिए इस मरने वाले से कोई रंजिश रही होगी तब तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि जो कातिल है वो कुछ मानसिक रूप से पीड़ित हो, कोई सीरियल किलर ना निकल जाइए। क्योंकि जिस हिसाब से इसने क्राइम किया, जिस हिसाब से मारा है, इसके लिए अपने आप में बहुत या तो कोई ठोस वजह हो मारने की, या तो कोई पागल मानसिक रोगी ही हो सकता है। बहरहाल पुलिस वाले बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। साथ ही अब कवायद शुरू होती है कि मरने वाला कौन है। आसपास के थानों में इत्तला कर दी गई कि एक ऐसी लाश मिली है, अगर किसी के घर का कोई गायब हो तो आए क्लेम करे। अब पुलिस वाले इधर जांच पड़ताल शुरू करते हैं। इतने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही था कि इस आदमी को पहले पत्थरों से कुचला गया, किसी भारी चीज़ से मारा गया। जब आदमी बेहोश होता है तो उसके प्राइवेट पार्ट को काटा गया। काटने के बाद फिर चाकुओं से इसको गोदा गया। यानी जो मारने का पूरा कत्ल करने का टाइम ड्यूरेशन था वो कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। यानी सर कुचलने से लेके प्राइवेट पार्ट काटने से लेके चाकू मारने तक। इतनी देर में पुलिस वालों के पास एक फैमिली आ जाती है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सारी चीज़ें कर ही रहे थे, फैमिली बताती है कि साहब मेरा एक भाई है, वो गायब है, जिसका नाम है सिद्धार्थ तिवारी। अब ये बात जैसे पुलिस वाले सुनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, चलिए हम आपको लाश दिखाते हैं। जो लाश मिली है शायद आपके ही भाई की हो। परिवार वाले जाते हैं। जाने के बाद लाश देखते हैं, लाश की पहचान कर लेते हैं और बताते हैं कि हाँ साहब, ये मेरा भाई सिद्धार्थ तिवारी ही है। और यहीं से फिर जो परिवार वाले थे उनसे पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, अब आप कत्ल का मुकदमा दर्ज कराइए। लिहाजा जो सिद्धार्थ के भाई थे बिंदु मिश्रा, इन्होंने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया अज्ञात लोगों के खिलाफ। अब मुकदमा दर्ज हुआ तो फिर पुलिस वाले जांच पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी हिस्ट्री क्या है। तो पता चला कि ये जो मरने वाला शख्स है इसका नाम सिद्धार्थ तिवारी है। उम्र इसकी 34 साल। और ये निराला नगर में एक कर्नल का घर है, जो फौज में कर्नल होते हैं। उन्हीं के घर में इसका जो परिवार है एज ए सर्वेंट काम करता है। उसी कर्नल के बगल जो सर्वेंट क्वार्टर बना है, उसी क्वार्टर में इनका परिवार काम करता है। परिवार में इनकी माँ है, इनके भाई बिंदु मिश्रा, बाकी इनके पिता हैं नहीं। और ये जो सिद्धार्थ तिवारी है ये पेशे से एक गार्ड का काम करता है चिन्हाट में। इससे ज़्यादा परिवार वाले और कुछ बताते नहीं, इससे ज़्यादा पुलिस वाले और कुछ पूछ भी नहीं रहे थे। इसके बाद फिर जब फैमिली की बैकग्राउंड मिल गया तब पुलिस वाले, अब जब फैमिली और सारी चीज़ें मिल गई तो ये हुआ कि अब चलो कातिल को ढूंढा जाए। तो कातिल को कैसे ढूंढा जाए? पुलिस वालों को शुरू से ही एक बात खटक रही थी कि जिस हिसाब से ये क्राइम हुआ है, या तो कोई बहुत गहरी दुश्मनी या रंजिश में मारा गया है, या फिर कोई साइको था। तो साइको का जो लिंक होगा वो तो परिवार से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर रंजिश होगी तो परिवार वाले बताएंगे। लिहाजा पुलिस वाले जो भाई बिंदु मिश्रा था उससे पूछताछ शुरू करते हैं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी दुश्मनी किससे थी, आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ था, आपकी किसी से पैसे को लेन देन के लेके बहस, या फिर कोई ऐसी चीज़। अब पुलिस वाले एक एक सवाल पूछ रहे हैं। जो भाई बिंदु मिश्रा है एक एक जवाब से इनकार कर रहा, कह रहा है कि साहब हम तो साहब के यहाँ काम करते हैं, कर्नल साहब के यहाँ, उससे ज़्यादा हमारा कोई मतलब नहीं, देश दुनिया से हम कटे हैं। जो भाई है वो गार्ड की नौकरी करता है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत पैसे वाले हम लोग हैं कि किसी से पैसे को लेके भी बात हो जाए। अब पुलिस वाले फिर उसी असंभव में कि जो कत्ल हुआ है ये किसी विवाद में हुआ है और बहुत पुराना विवाद लगता है। ऐसा लग रहा है कि जो कातिल उसने न जाने कितने सालों की खुन्नस निकाली है। और परिवार वाले कह रहे हैं कि किसी से कोई रंजिश ही नहीं। तो फिर मामला क्या है? परिवार वालों को पुलिस वाले फिर से कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, ठीक से याद कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या किसी से कोई रंजिश हो। परिवार वालों से जब ये चीज़ें फिर से पूछी गई, परिवार वाले फिर से मना कर दिए। तब पुलिस वालों ने एक काम किया, कहा कि आप उसका नंबर दीजिए, हम इसकी कॉल डिटेल निकालेंगे। हो सकता है कॉल डिटेल में कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे ये मामला सुलझ जाए। पुलिस वाले कहते हैं नंबर दीजिए, कॉल डिटेल निकालें। परिवार वाले कहते हैं कि ये तो फ़ोन चलाता ही नहीं। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली तो पहले तो ताज्जुब हुआ कि आज के साल 2023 में कोई लखनऊ जैसे जगह पे रहता हो, मोबाइल ना चलाता हो, ये क्या मामला है।
लेकिन अब परिवार वाले सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो पुलिस वालों को मानना पड़ा। अब कॉल डिटेल भी नहीं निकाली जा सकती, जहाँ पर ये घटना हुई वहाँ कोई कैमरा नहीं, तो फिर सुलझी कैसे। इधर वक्त भी गुजरता रहा, धीरे धीरे पूरा 15 दिन गुजर गया। इस मामले में ना कुछ बात आगे बढ़ी, ना ही कोई क्लू मिला, ना ही कोई चीज़ हुई। पुलिस वाले जहाँ से शुरू हुए थे पूरी जांच पूरी पड़ताल वहीं अटकी पड़ी है। टेक्निकल टीम का सहारा लिया नहीं जा सकता था, चूँकि टेक्निकल टीम का सहारा लेने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी यहाँ थी ही नहीं, ना मोबाइल था ना कुछ था, तो करें क्या। अब परिवार वालों से पुलिस वाले फिर पूछताछ करना बंद करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि क्या आपको किसी पे डाउट है, इसका स्वभाव कैसा था, इसका चरित्र कैसा था, तमाम तरह की पूछताछ। इधर वक्त के साथ साथ पुलिस वाले भी धीरे धीरे अब दबाव में आ रहे थे कि लगभग 20 दिन गुजर गए, मामला कुछ बना नहीं। पुलिस वाले कभी पड़ोसियों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी घर के आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, कभी किसी और से, प्रेम प्रसंग से लेकर न जाने कितनी चीज़ें। हर जगह पुलिस वाले हाथ पाँव मार के थक जाते हैं, हर जगह पूछताछ करके थक जाते हैं, कहीं से कुछ मिला नहीं। देखते ही देखते जून महीना लग गया। 5 मई की ये लाश मिली, यानी 4 को ही कत्ल हुआ होगा। तब जून महीना जब लगता है, पुलिस वाले लगभग 1 महीने से हाथ पाँव मार रहे थे, कहीं से कुछ मिला नहीं। तो फिर अंत में पुलिस वालों ने कहा कि काम करते हैं, परिवार वालों से एक बार फिर से पूछताछ करते हैं, और इस बार कुछ और ही सवाल पूछेंगे। ना दुश्मनी की बात पूछेंगे, ना ही कुछ और पूछेंगे, न पैसे का लेन देन। आजकल का जो ट्रेंड है थोड़ा उस पर आते हैं, लेकिन अब तक इसलिए नहीं आया चूँकि मोबाइल फ़ोन नहीं था। लेकिन अब अंत में पुलिस वालों को लगा कि एक बार आते हैं। अब परिवार वालों को फिर से बुलाया गया और इस बार पूछा गया कि क्या इस मरने वाले शख्स का किसी से कोई संबंध या फिर अफेयर वगैरह तो नहीं था, क्योंकि ऐसे क्राइम उसमें ही होते हैं। और चूँकि प्राइवेट पार्ट काटा गया है तो यहाँ से भी अफेयर का एंगल निकल के सामने आया। तो जब 1 महीने बाद परिवार वाले पूछते हैं, परिवार वालों से पूछा गया कि किसी से कोई अफेयर था, तो 1 महीने बाद जो भाई बिंदु था वो बताता है कि बाराबंकी की एक महिला है, उससे अफेयर था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि नेचर कैसा था उस महिला का। अब पुलिस वाले जैसे जैसे सवाल कर रहे हैं कि नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, गुस्सा तो नहीं आता था, झगड़ा तो नहीं होता था। 3 सवालों के बाद पता नहीं क्या हुआ कि भाई को खुद ही उस महिला पे डाउट हो गया। और अंत में 1 महीने बाद जो बिंदु मिश्रा है, उसने सिद्धार्थ के कत्ल के इल्ज़ाम में जो बाराबंकी की महिला थी और उसका जो बेटा था, उन दोनों के खिलाफ मुकदमा कर दिया और एक शिकायत दर्ज कर दी कि इनके ऊपर हमको डाउट है। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये बात पता चली, पुलिस वालों के सामने उसने 2 नाम लिए। पुलिस वाले फ़ौरन बाराबंकी पहुँचे, उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। पुलिस वालों को भी लग गया कि चलो अब मामला सुलझ गया। 2 नाम निकल के सामने आए, इनसे अफेयर भी था और एक बेटा भी है, तो मोटिव भी है। अब जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में पहले तो इन दोनों ने कुछ बताया नहीं, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि शायद ये छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वालों ने अब सख्ती से पूछताछ की, लेकिन चाहे जितनी पूछताछ कर रहे हैं, चाहे जितनी कड़ाई कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें और कर रहे हैं, लेकिन दोनों जो महिला और वो उनका बेटा था, दोनों टस से मस नहीं होते, अपने बयान पे कायम रहते हैं और कहते हैं कि साहब हमारा कोई योगदान नहीं है। अब पुलिस वाले जब कड़ाई से 1-2 दिन पूछताछ करते हैं, इधर फिर जांच पड़ताल भी करते हैं कि हाँ 4 तारीख को ये लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, इनकी लाश लोकेशन क्या है। तो फिर पूछताछ में कहीं से भी कुछ मिला ही नहीं कि ये लोग लखनऊ के इस इलाके में थे। तो फिर मजबूरन इन दोनों को ही पुलिस को छोड़ना पड़ा। अब जब जिसके ऊपर शक था वही छूट गया, तब पुलिस वालों का दिमाग ख़राब हो गया कि अब कातिल कौन है, कहाँ से निकालें। अब परिवार वालों को भी जिस पे डाउट था उनसे भी पूछताछ कर ली, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं। तब पुलिस वालों को लगा कि अब टेक्नोलॉजी का तो सहारा लेना है, लेकिन अब बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। यानी अब ये पता करना है कि जिस जगह पर डेड बॉडी मिली वहाँ 4 तारीख को कितने नंबर एक्टिव थे और उसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो इस मरने वाले के संपर्क में कभी थे। लिस्ट निकाली गई, लगभग सैकड़ों नंबर आए। सैकड़ों नंबर में फ़िल्टर किया जाना शुरू हुआ। करते करते 10 नंबर ऐसे आए जिन पे डाउट हुआ। फिर 10 नंबर ऐसे आए, उनसे भी अब जीरो इन किया गया कि कौन से ऐसे नंबर है जिनको ये मरने वाला कभी जानता हो। तो एक ऐसा नंबर निकल के सामने आया जो नंबर इस मरने वाले सिद्धार्थ का दोस्त का था, और उस दोस्त का नाम था अनुपम तिवारी। पुलिस वाले अब फैमिली से पूछते हैं कि अनुपम तिवारी कहाँ का रहने वाला है। उसके बाद डिटेल निकाली, पता चला कि ये मड़ियावा में रहता है। पुलिस की टीम मड़ियावा गई, अनुपम तिवारी को उठाती है
उठाने के बाद पूछताछ शुरू कि उस जगह पे तुम क्या कर रहे थे जहाँ तुम्हारे दोस्त की मौत हुई, तब से तुम उस घर पे क्यों नहीं गए। तमाम तरह के सवाल पुलिस वाले सवाल कर रहे हैं, अनुपम तिवारी जवाब दे रहा। लेकिन काफ़ी देर की पूछताछ, काफ़ी देर की सवाल जवाब के बाद अंत में अनुपम तिवारी टूटता है। टूटने के बाद फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि अब बता दो कि सच क्या है। तो फिर कहता है कि साहब मैंने ही सिद्धार्थ को मारा। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि क्यों। तब उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, और इस कहानी को जो मैंने शुरू में कहा कि आदमी का चरित्र ही कभी कभार उसके कत्ल का वजह बनता है। दरअसल जो सिद्धार्थ तिवारी था, जहाँ पे एक गार्ड की नौकरी करता था, वहीं पे सिद्धार्थ का एक रिश्तेदार था अतुल। अतुल एक कैंटीन में काम करता था, और संजोग से जो अनुपम तिवारी है वो अपने पूरे परिवार के साथ, परिवार में उसकी माँ थी। मूल रूप से इंटौजा के रहने वाले, लेकिन पिता की तबीयत खराब थी तो पिता वहीं रह जाता है। इधर अनुपम तिवारी अपनी माँ के साथ इसी मड़ियाओं में रहता। माँ इधर उधर कहीं काम कर लेती, और जो अनुपम तिवारी था इसी मड़ियावा के एक कैंटीन में काम करने लगता है। काम करने के दौरान इसकी दोस्ती अतुल से होती है, और अतुल से ही फिर इसकी दोस्ती सिद्धार्थ तिवारी से हो जाती है। सिद्धार्थ तिवारी से इसकी दोस्ती गहरी हो गई फरवरी महीने में। उसके बाद एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हुआ। लेकिन 2 मार्च की बात है, जब ये अनुपम तिवारी अपने काम से घर लौटता है, तो लौटने के बाद देखता है कि उसकी माँ के कमरे में कोई है। लेकिन अब माँ का कमरा थोड़ा सा संकोचता है कि जाऊँ ना जाऊँ, कौन आया है। 1 मिनट बाहर बैठ के इंतज़ार करता है। अंदर क्या हो रहा था उसको पता ही चल चुका था। लेकिन इतनी ही देर में फिर देखता है कि जो सिद्धार्थ है वो उसके घर से निकल के भाग रहा। यानी अब इसे यकीन हो गया कि मेरी माँ के साथ सिद्धार्थ ही था। उसके बाद से ही इसको सिद्धार्थ के ऊपर गुस्सा लग गया। वहीं से ये फिर सिद्धार्थ को मारने का प्लान बनाने लगा, और 2 मार्च से ही ये जला भुना सिद्धार्थ के कत्ल की तैयारी शुरू कर देता है। आप सोच के देखिए कि 4 मई को ये कत्ल हुआ और 2 मार्च से ये कहानी शुरू हुई थी। 2 मार्च से लगातार ये रेकी करता, लगातार ये कोशिश करता कि कहाँ ये आता है, कहाँ ये जाता है, क्या करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है। इसका प्लान यही था कि ऐसे कत्ल करना है ताकि मेरा नाम कभी ना आए, क्योंकि अगर मैं फंस गया या फिर मामला खुला तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी माँ का अफेयर था इससे। लिहाजा ये इंतज़ार करता है। 63 दिनों तक लगातार ये रेकी करता है। 63 दिनों तक लगातार ये प्लान बनाता है। एक चाकू ये हमेशा अपने साथ रखता, उसी को लेके काम पे जाता, और संजोग से 4 मई को जो सिद्धार्थ है वो एक जगह पे शराब लेता मिलता है। सिद्धार्थ इधर शराब खरीद रहा, संजोग से अनुपम तिवारी भी उधर से जा रहा। सिद्धार्थ को ये देखता है, साथ ही ये भी देखता है कि यहाँ ना कोई कैमरा है ना कोई है। ये सिद्धार्थ को इशारे में बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि चलो आज शराब मैं भी पीऊँगा, और कुकरेल बांध के पास बढ़िया स्पॉट है, वहाँ बैठ के पीते हैं। फिर क्या था, सिद्धार्थ तिवारी, अनुपम, ये दोनों लोग वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद फिर शराब पीने का सिलसिला शुरू हुआ। इसके बाद अनुपम तिवारी उकसा के पूछ रहा कि तुमने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाया, कितनी लड़कियों, कितनी महिलाओं के साथ तुम्हारी बातचीत रही है। अनुपम इधर पूछ रहा, सिद्धार्थ इधर एकदम खुशी मन से अपनी वाहवाही में सारे अपने कांडों को बता रहा कि मैं वहाँ पे संबंध था, यहाँ संबंध था, इससे अफेयर, उससे अफेयर। लगभग कम से कम 15 से 20 नाम इसने गिनाए। अंत में अनुपम तिवारी उस नाम को भी सुन लेता जाए जो नाम अगर सिद्धार्थ तिवारी ना लेता तो उसका कत्ल ना होता। शराब के नशे में सिद्धार्थ तिवारी उसकी माँ का भी नाम लेता है और कहता है कि तुम्हारी माँ से भी मेरा संबंध है। फिर क्या था, अनुपम तिवारी फौरन एक पत्थर उठाता है, सिद्धार्थ के सर पे तेजी से वार करता है। सिद्धार्थ वहाँ पे गिर जाता है। पत्थरों से पहले सर कुचलता है, फिर चाकू निकालता है, उसके बाद उसके पैंट को खोल के उसके प्राइवेट पार्ट को कट कर देता है। अब प्राइवेट पार्ट जैसे कट हुए, दर्द से तड़पने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन अभी अनुपम तिवारी के ऊपर तो खून सवार था। वो ध्यान रहा था कि अभी यहाँ ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला, इसलिए इत्मीनान से वो बैठ के आराम आराम से चाकू से उसको मारता है। घंटों तक तड़पा के कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद चूँकि इसे पता था कि ना इसके पास कोई मोबाइल है ना कुछ, चेहरा अगर बिगाड़ दूंगा तो शायद शिनाख्त हो ना पाए, इसलिए महज ये चेहरे को ख़राब करके वहाँ से भाग जाता है। और ये मर्डर मिस्ट्री पूरे 1 महीने और 5 दिन के बाद सुलझती है। जब 10 जून को ये मर्डर मिस्ट्री सुलझी और लोगों के सामने वजह निकल के सामने आई, तो कहीं ना कहीं इस कहानी में जितना दोषी ये अनुपम तिवारी था, इससे कहीं ज़्यादा दोषी सिद्धार्थ तिवारी था, जो अलग अलग महिलाओं से संबंध बनाना अपना हुनर समझता था। और शायद आज के टाइम में तो हर किसी का ये है कि मेरे इतने बॉयफ्रेंड है, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है।
तो इसमें आदमी अपनी तारीफ समझता है। तो अंत में अब मामला सुलझ गया। सुलझने के बाद अब कोर्ट में इसको भेजा गया, कोर्ट से इसको जेल दिया गया। अभी फ़िलहाल जुडिशल कस्टडी है, यानी न्यायिक हिरासत। उसके बाद जब कुछ सज़ा होगी तो फिर वो सज़ा वाली हिरासत हो गई तो उसकी बात अलग है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि कौन से ऐसे गैर भारतीय हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, यानी कोई ऐसा जो भारत का भी ना और उसे भारत रत्न मिल जाए। तो 3 नाम हैं। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में मिला। दूसरा है नेल्सन मंडेला 1990, और तीसरा मदर टेरेसा। इसमें थोड़ा सा डाउट भी है, वो क्यों है मैं कल आपको बताऊंगा। और इस सवाल का सही जवाब दिया है जयप्रकाश जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं, और DH गेम जी हैं, वैभव सोमवंशी जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, मनमोहन पुन्नी जी हैं, फारूक कुरैशी, जुजैर जी हैं, ये मैनेजर हैं मुंबई से, और मुबारक यूसुफ जी हैं, सोनू सिंह जी हैं। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का सवाल भी इसी सवाल में छुपा हुआ है कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, इनको 1987 में भारत रत्न मिला, भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, तो क्यों मिला, इनका योगदान क्या था? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। साथ ही शुरुआत में मैंने जो बताया ट्रू क्राइम सफ़र के बारे में, तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, एक बार सुनिएगा, साथ ही मुझे भी बताइएगा कि कैसा लगा, और इनको भी बताइएगा कि ये कैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि मिलियंस में इनके व्यूज़ गए हैं तो शायद अच्छा ही कर रहे थे उस चैनल पे। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।